नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति के लिए मतदान आज शाम को परिणाम। एनडीए के एम वेंकैया नायडू और विपक्ष के गोपाल कृष्ण गांधी के बीच मुकाबला। संसद की गरिमा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री की सांसदों से अपील। अगले 5 साल बताए महत्वपूर्ण। डोकाला विवाद पर भारत के रुख में बदलाव नहीं। चीन के उकसावे में नहीं आने का ऐलान। कहा, कूटनीतिक वार्ता से ही निकलेगा हल। उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मसौदे में 1 अरब के निर्यात पर रोक लगाने की बात। ड्राफ्ट पर मतदान आज। और कोलंबो टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। 622 के बड़े स्कोर पर पारी घोषित। तीसरे दिन 50 रन पर 2 विकेट के आगे खेलेगा श्रीलंका। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज मतदान होगा। एनडीए के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू और विपक्ष के प्रत्याशी गोपाल कृष्ण गांधी के बीच मुकाबला है। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक संसद परिसर में दोनों सदनों के सदस्य मतदान करेंगे और उसके बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव पर सुबह 10 बजे से राज्यसभा टीवी विशेष प्रसारण प्रसारित करेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस की अगुवाई में 18 विपक्षी दलों के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी से होगा। शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य संसद परिसर में मतदान करेंगे। मतदान के बाद वोटों की गिनती होगी और परिणाम घोषित किया जाएगा। बैलेट के जरिए होने वाले मतदान में संसद सदस्य खास स्याही वाली पेन का इस्तेमाल करेंगे। निर्वाचन के लिए 50% वोट जरूरी हैं। दोनों सदनों में सदस्यों की कुल संख्या 790 है। लोकसभा में बीजेपी समेत एनडीए दलों के सदस्यों की संख्या 338 है। राज्यसभा का आंकड़ा भी अब बीजेपी के पक्ष में है। वहां बीजेपी के अब 58 सदस्य हो गए हैं। सहयोगी और समर्थन करने वाले दलों को मिलाकर एम वेंकैया नायडू का जीतना तय माना जा रहा है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को 11 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शपथ दिलाएंगे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले कल एनडीए के सांसदों को वोटिंग के तौर तरीकों के बारे में बताया गया। पार्टी का मानना है कि इस प्रशिक्षण से किसी सांसद का वोट बेकार नहीं जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में हुई चूक हो गई थी, इसलिए पार्टी ने इस बार प्रशिक्षण का फैसला किया। प्रशिक्षण के दौरान सांसदों ने वोट भी डाले। बैठक में उन दलों के सांसदों को भी शामिल किया गया जो एनडीए में नहीं है, लेकिन एनडीए उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू का समर्थन कर रहे हैं। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में ये प्रशिक्षण हुआ। सभी सांसदों को कैसे वोट देना है उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके अच्छी तरह से समझाया है और इस बार किसी की गलती नहीं होगी। सभी एनडीए के हमारे सांसद सही वोटिंग करेंगे कि एक राष्ट्रपति की चोन या उपराष्ट्रपति की भी जो चोन होए, तो जो राष्ट्रपति की चोन में जो कमियां दिखी उनको दूर करने के लिए और भी विस्तार से आज इंश्योर किया जा रहा है कि वो दोबारा रिपीट ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले 5 साल देश के लिए महत्वपूर्ण है और इस दौरान उच्च संवैधानिक पदों पर एनडीए से लोगों का चुना जाना खास बात है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार 2022 तक राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान कर सकती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राज्यसभा को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वो संविधान सभा की बहस की भावना से प्रेरित होकर किस तरह से देश को राह दिखाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ट्रायल्स वॉयस रिलेंटलेस जर्नी किताब का विमोचन किया। इसे एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू ने लिखा है। पुस्तक में वेंकैया नायडू के अहम भाषणों का संकलन किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि संसदीय व्यवस्था की गरिमा बनाए रखना वक्त की मांग है। उन्होंने कहा कि सरकार अच्छे काम करे, ये तो जरूरी है ही, लेकिन संसदीय व्यवस्था, उसकी छवि और अच्छा आचरण भी महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री ने अगले 5 साल को राष्ट्र के लिए अहम बताया। एक समान विचारों से पले बढ़े, समान संस्कारों से पले बढ़े राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, पार्लियामेंट के स्पीकर हो, या हम सब लोग जो हैं जिनको दायित्व मिला है, हम एक ही कुनबे के, एक ही परंपरा से पले बड़े लोग हैं। ऐसा अवसर आजादी के बाद शायद पहली बार आया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत में अपार क्षमताएं हैं, लेकिन उनका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि इस देश में काम किया जाना चाहिए। Once I am going to take oath, I can't speak politics. That's against my nature. Whatever it occurs to my mind, if somebody is doing something wrong, I must say it. That's my mentality. And if somebody is making a charge against the government or the party, I can't tolerate it. Even before members, right? I used to raise in the house and defend the government and the party. That's my blood, that's my mentality, that's my strength and that's my weakness, whatever you call it. इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वेंकैया नायडू के साथ काम करने के अनुभवों को साझा किया और उनकी खूबियां बताईं। वेंकैया जी की एक विशेष खासियत ये रही कि जो उनके साथी रहे हैं, उनसे स्नेह तो करते हैं, उनको एंजॉय भी करते हैं। और वेंकैया जी के स्टाइल के बारे में शायद बीसियों बार घंटों हम चर्चा करके खुद भी आनंद लेते हैं। कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत एनडीए के कई शीर्ष नेता शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सांसद मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखे जाने के फैसले का विरोध किया। इसके चलते भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही में थोड़ी देर का गतिरोध हुआ। शून्यकाल में समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश का चरित्र बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जबरन उत्तर प्रदेश का भूगोल बदलना चाहती है। सरकार जबरदस्ती उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति को बदलना चाहती है, नाम बदलना चाहती है। मुगल सराय पूरे वर्ल्ड में नाम, अरे भाई, लेकिन में नाम इट इज नॉट अ 267 मैटर। क्यों बदलना है? इट इज नॉट अ 267 मैटर। दिल्ली का भी नाम बदलने जा रहे हैं, ये नहीं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि विपक्ष को मुगल नामों से नहीं बल्कि एक महान विचारक से परेशानी है। ये मुगलों के नाम पर रेलवे स्टेशन चाहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि ये सोच बिल्कुल गलत है। विक्टोरिया टर्मिनल को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से किया गया। बॉम्बे बीटी कहा जाता था उसको, अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हो गया है। और मुगलों के नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो एक मानववाद के अंत्योदय के नहीं होगा। इससे नाराज समाजवादी पार्टी सांसद वेल में आ गए। बहुजन समाज पार्टी के सांसदों ने उनका साथ दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम जनसंघ नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर करने का फैसला किया था। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने राज्यसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि 3 अगस्त को विदेश नीति पर अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने सदन को गलत जानकारी दी। कांग्रेस सांसद अंबिका सोनी, विवेक तनखा, प्रताप सिंह बाजवा और राजीव गौड़ा समेत कई सांसदों ने उन पर बांडुंग में एशिया अफ्रीका संबंधों पर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। विपक्षी दलों का कहना है कि उनके कथित भाषण को डाउनलोड किया है और वो इसे साक्ष्य के तौर पर पेश करेंगे। आंध्र प्रदेश भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने से जुड़ा विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। चर्चा का जवाब देते हुए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक से आंध्र प्रदेश के विकास में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 200 एकड़ जमीन मुफ्त में मुहैया कराई है।
एक विश्व स्तर की एक इंस्टीट्यूशन बनाई जाएगी जो आने वाले दिनों में पेट्रोकेमिकल में, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में, गैस इकोनॉमी में, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में, सारे प्रकार की एनर्जी की व्यवसाय को, वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में, सारे प्रकार की वैकल्पिक ऊर्जा और भारत की लंबे समय तक गरीबों को प्रधानमंत्री प्रतिबद्ध है सस्ते दर पे ऊर्जा पहुंचाना। ये इंस्टीट्यूट इस प्रकार के कामों की नींव की पत्थर होगी। भारत ने एक बार फिर डोकाला विवाद के कूटनीतिक तरीके से समाधान पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कल कहा कि भारत चीन की ओर से उकसावे वाले बयानों को तरजीह नहीं दे रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने डोकाला में भारतीय सैनिकों की संख्या में कटौती के चीन के दावे को खारिज किया। उन्होंने कहा कि सीमा पर सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। डोकाला मामले पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत चीन के उकसावे वाले बयान को कोई तरजीह नहीं दे रहा है और न ही सीमा से सैनिकों को हटाने के दबाव में आ रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने शुक्रवार को एक बार फिर कहा कि भारत इस मामले का कूटनीतिक रास्ते से समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। I would only say that our objective is peace and tranquility. How it is achieved? It will obviously be achieved through diplomatic channels which remain operational and available to both sides. डोकला में भारतीय सेना की तैनाती में कमी के चलते चीन के बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि वहां भारत की मुस्तैदी में कोई कमी नहीं आई है और वहां यथास्थिति बरकरार है। The government, of course, remains prepared. The country, it's government's responsibility to ensure the security of its citizens and territory, and we remain prepared. इसके पहले गुरुवार को राज्यसभा में विदेश नीति पर चर्चा का जवाब देते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी कहा था कि चीन की गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। डोकाला में 1 महीने से भारत और चीन सेना के बीच तनाव बना हुआ है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत ने कहा है कि आतंकी सरगना हाफिज सईद अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों से बचने के लिए पाकिस्तान में राजनीतिक मुखौटे को अपनाने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये चिंता की बात है क्योंकि राजनीतिक दल की आड़ में वो अपनी आतंकी हरकतों को छिपाने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान में छपी खबरों के मुताबिक मुंबई आतंकी हमले का गुनहगार हाफिज सईद पाकिस्तान में मिल्ली मुस्लिम लीग के नाम से राजनीतिक पार्टी बनाना चाहता है। अब अगर इस प्रकार का आतंकवादी राजनीतिक गतिविधियों में आना चाहता है तो मैं तो यही कहूंगा कि क्या वो बुलेट्स चलाने के बाद जिसने मासूम जानें ली हैं, क्या वो बैलेट के पीछे छुपना चाह रहा है, या वो जो हाथ खून में रंगे हुए हैं उनको वो बैलेट इंक से छुपाना चाहता है। गुजरात में कल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कार पर पत्थर फेंके गए। वो राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने गए थे। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी भी की गई। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने राहुल गांधी की कार पर पत्थर फेंके जाने की घटना की निंदा की है। गुजरात दौरे पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कार पर शुक्रवार को पत्थर फेंके गए। बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि एक शख्स ने उनकी कार को निशाना बनाया। यह घटना तब हुई जब वो चौक से धनेरा की तरफ जा रहे थे। इससे पहले एक कार्यक्रम में राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। कांग्रेस ने हमले का आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। उनके गाड़ियों पे सीमेंट ब्रिक्स के साथ बीजेपी सत्तारूढ़ प्रदेश और सत्तारूढ़ केंद्र की पार्टी के गूंज ने, असामाजिक तत्वों ने घृणात्मक रूप से हमला किया। बीजेपी ने कहा है कि हर बात में साजिश देखना कांग्रेस और उनके नेताओं की पुरानी आदत है। हर बात पे कॉन्स्पिरेसी देखने का प्रयास करना, हर विषय को गलत तरीके से प्रोजेक्ट करना, ये कांग्रेस का और खासकर से राहुल गांधी जी का काम रहा है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये इसलिए रहा है क्योंकि उनके पास आज मुद्दे नहीं है। आज खुद उनके विधायक नदारत हैं। राहुल गांधी शनिवार को गुजरात और राजस्थान की बाढ़ पीड़ित इलाकों के दौरे पर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के काफिले पर गुजरात में हुए हमले के विरोध में भारतीय युवक कांग्रेस ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस का कहना है कि ये मामला संसद में उठाया जाएगा। उन्होंने गुजरात पुलिस महानिदेशक और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
राज्यसभा में सदन के संचालन को लेकर कृष्णकांत बेहद गंभीर थे। 21 अगस्त 1997 को उन्होंने पदभार संभाला। उन दिनों राजनीतिक अस्थिरता को लेकर पूरे देश में चिंता थी। उसी साल कई दिन तक सदन की कार्रवाई अवरोधों के कारण नहीं चल पाई। कृष्णकांत इससे आहत थे। उन्होंने सदन से जिम्मेदारी की अपील की। उनका कहना था, सांसदों को अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए, भाषा पर संयम रखना चाहिए और अगर सदन में परंपरा और नियमों के विपरीत काम होगा तो उससे लोकतांत्रिक संस्थाएं, लोकतंत्र और संविधान ही कमजोर होगा। ऐसे ही एक बार 8 मार्च 2001 को बहस के दरमियान एक मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार की कार्यशैली पर कटाक्ष किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उन दिनों इसी सदन में थे। उन्होंने इतराज किया कि किसी राज्य सरकार की भूमिका पर बिना नोटिस के कैसे चर्चा हो सकती है। कृष्णकांत ने इस पर मंत्री से अपनी नाराजगी का इजहार किया। इसी साल एक और मंत्री ने सदन में कुछ टिप्पणी की। कृष्णकांत इस पर खफा हुए और मंत्री को अपने शब्द वापस लेने का निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे कृष्णकांत वास्तव में वैज्ञानिक थे। इस वजह से राजनीति में उनका सोच स्पष्ट और वैज्ञानिक था। वो कांग्रेस और जनता पार्टी दोनों दलों के साथ रहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ उनका करीबी रिश्ता था। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि देश में मानव अधिकारों के लिए जानी मानी संस्था PUCL का गठन उन्होंने 36 साल पहले जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर किया था। उपराष्ट्रपति पद पर उनका कार्यकाल चल ही रहा था कि दिल का दौरा पड़ने से 27 जुलाई 2002 को उनका देहावसान हो गया। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष मधुसूदन चारी ने राज्यसभा के उपसभापति PJ कुरियन से कल मुलाकात की। संसद भवन में हुई इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बातचीत की। उपसभापति PJ कुरियन ने मुलाकात पर खुशी जाहिर की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता सरोजनी अग्रवाल ने कल विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बाद में वो BJP में शामिल हो गई। अग्रवाल ने कहा कि मुलायम सिंह यादव की राजनीति में सक्रिय होने की वजह से उन्होंने ये फैसला किया है। पिछले हफ्ते समाजवादी पार्टी के 2 MLC बुक्कल नवाब और यशवंत सिंह ने इस्तीफा दे दिया था और BJP में शामिल हो गए थे। समाजवादी पार्टी के MLC ठाकुर जयवीर सिंह ने भी इस्तीफा देकर BJP ज्वाइन कर ली थी। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री DK शिव कुमार के ठिकानों पर कल भी छापे पड़े। ये तीसरा दिन रहा जब आयकर अधिकारियों ने उनके परिसरों की तलाशी ली। बुधवार को यह अभियान शुरू हुआ था। शिव कुमार से जुड़े 66 जगहों की तलाशी ली गई है। अब तक 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और गहने बरामद हुए हैं। शिव कुमार पर टैक्स चोरी का आरोप है। PTI के मुताबिक उनसे कल भी पूछताछ हुई। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रदर्शन किया गया। गोरखालैंड संघर्ष समिति का कहना है कि वो संविधान के दायरे में अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पश्चिम बंगाल सरकार गोरखाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। पिछले 51 दिन से दार्जिलिंग में गोरखालैंड की मांग को लेकर बेमियादी बंद जारी है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और दूसरे दल इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार आंदोलन में हिंसा हुई और कई लोगों की जान जा चुकी है। इलाके में बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात हैं। साफ हो गया है कि बंगाल की नीति, बंगाल किस तरीके से देखते हैं गोरखाओं को देखने का उसका नज़रिया क्या है, गोरखाओं को किस स्तर से देखते हैं, वो सब कुछ करना। इस सारे चीज़ों का वहाँ पर जो भी हो रही है, पुलिस एट्रोसिटी, लैंग्वेज इम्पोजिशन, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, ये सारे चीज़ का एक ही सोल्यूशन है, दैट इज सेपरेट स्टेट गोरखालैंड।
मृत्यु पंजीकरण के लिए भी आधार जरूरी होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल ये फैसला किया। इसे 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि पहचान से जुड़ा फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। ये फैसला जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा। मंत्रालय के मुताबिक जिसकी मौत हुई है उसकी पहचान को सत्यापित करने के लिए आधार संख्या जरूरी होगी। महापंजीयक कार्यालय का कहना है कि इससे पहचान स्थापित करने के लिए कई तरह के कागज देने की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार हुए 7 अलगाववादी नेताओं को एनआईए ने कल रिमांड खत्म होने पर दिल्ली की अदालत में पेश किया। जांच एजेंसी ने आगे की पूछताछ के लिए 4 आरोपियों के रिमांड बढ़ाने की मांग की। इसके बाद सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह, पीर सैफुल्लाह, नईम खान और मेराजुद्दीन को 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने शाहिदुल इस्लाम और अयाज अकबर समेत 3 आरोपियों को 1 महीने के लिए जेल भेज दिया। आतंकी फंडिंग मामले की जांच कर रही एनआईए ने 24 जुलाई को 7 अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार किया था। आते ही एनआईए ने ये कहा कि हमारे को 3 का रिमांड नहीं चाहिए, फर्दर रिमांड नहीं चाहिए, तो इसलिए उन 3 मुलजमों को 7 मुलजमों में से जुडिशल कस्टडी की गई, तो वो जेल चले गए। और 4 की उन्होंने कहा जी हमारे को कस्टडी चाहिए क्योंकि हमारे को इनसे फर्दर पूछताछ करनी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बीती रात सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 1 आतंकवादी मारा गया। पुलिस के मुताबिक जिले के बिजबेरा इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। इस बीच आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। जवाबी कार्रवाई में 1 आतंकी मारा गया। घटनास्थल से हथियार भी बरामद हुए हैं। कल जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए। शोपिया में मुठभेड़ में मेजर और जवान की जान चली गई। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान में कल नए मंत्रिमंडल का शपथ हुआ। मंत्रिमंडल में 28 कैबिनेट और 18 राज्य मंत्रियों को शामिल किया गया है। साल 2013 के बाद पहली बार विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। ख्वाजा आसिफ को विदेश मंत्री बनाया गया है। मंत्रियों के नामों और उनके विभागों पर फैसला कल 6 घंटे चली मैराथन बैठक में हुआ था। इसहाक डार नई सरकार में भी वित्त मंत्री हैं। वहीं खुर्रम दस्तगार खान को रक्षा मंत्री बनाया गया है। पनामा गेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी को प्रधानमंत्री बनाया गया है। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण से नाराज अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुछ और कड़े प्रतिबंधों का एक मसौदा पेश किया है। इससे उत्तर कोरिया के करीब $1 अरब के निर्यात पर रोक लगाने का जिक्र किया गया है। मसौदे पर आज वोटिंग होगी। इन प्रतिबंधों में कोयले का निर्यात और लौह अयस्क का निर्यात शामिल है। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के जवाब में उत्तर कोरिया के खिलाफ ये कदम उठाने का फैसला किया गया है। और बात खेलों की। कोलंबो टेस्ट में भारत ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका की पहली पारी में 50 रन पर ही 2 विकेट गिर गए हैं। श्रीलंका के दोनों सलामी बल्लेबाज आर अश्विन की फिरकी का शिकार हुए। श्रीलंका को पहला झटका 0 के स्कोर पर ही लगा। अश्विन ने तिरंगा को पेविलियन की राह दिखा दी। टीम के 33 रन के स्कोर पर करुणारत्ने भी अश्विन का शिकार बन गए। पहली पारी में अभी भी श्रीलंका 572 रन से पीछे है। इससे पहले भारत ने 9 विकेट पर 622 रन का विशाल स्कोर बनाकर अपनी पहली पारी घोषित की थी। आज पुजारा 133 और रहाणे 132 रन बनाकर इससे पहले आउट हुए थे। अश्विन, रिद्धिमान साहा और रवींद्र जडेजा ने अर्धशतक बनाए। अश्विन ने 54, साहा ने 67 और जडेजा ने नाबाद 70 रनों की पारी खेली। श्रीलंका स्पिनर रंगना हिरात ने 4 विकेट झटके। लगातार दूसरे टेस्ट में भारत ने 600 का स्कोर बनाया है। भारत ने गॉल टेस्ट की पहली पारी में 600 रन बनाए थे। वहीं IAF विश्व चैंपियनशिप 2017 का आज लंदन में दूसरा दिन है। चैंपियनशिप का पहला दिन ब्रिटेन के नाम रहा और बहान मोहम्मद फराह ने 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। साथ ही जमैका के उसेन बोल्ट ने 100 मीटर दौड़ के अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सभी को उसेन बोल्ट के सेमीफाइनल मुकाबले का इंतजार है। प्रतियोगिता में भारत के 25 एथलीट शिरकत कर रहे हैं।
और अब आखिर में हेडलाइंस। उपराष्ट्रपति के लिए मतदान आज, शाम को परिणाम। एनडीए के एम वेंकैया नायडू और विपक्षी गोपाल कृष्ण गांधी के बीच मुकाबला। संसद की गरिमा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री की सांसदों से अपील। अगले 5 साल बताए महत्वपूर्ण। डोकलाम विवाद पर भारत के रुख में बदलाव नहीं, चीन के उकसावे में नहीं आने का ऐलान। कहा कूटनीतिक वार्ता से ही निकलेगा हल। उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मसौदे में 1 अरब के निर्यात पर रोक लगाने की बात। ड्राफ्ट पर मतदान आज। कोलंबो टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत, 622 के बड़े स्कोर पर पारी घोषित। तीसरे दिन 50 रन पर 2 विकेट के आगे खेलेगा श्रीलंका। और फिलहाल सुबह 7 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देश देशांतर। नमस्कार।